हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उन्नीस 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी की स्वदेश वापसी हो गई। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करके दक्षिण अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस करने के दौरान समानता की लड़ाई लड़ने वाले मोहनदास करमचंद गांधी वहां रहकर पश्चिमी तौर तरीकों में ढल गए थे। लेकिन जब वो 9 जनवरी 1915 की सुबह जहाज से बंबई के अपोलो बंदरगाह उतरे तो खाटी देसी लिबास में उतरे। मोहनदास करमचंद गांधी के स्वागत के लिए बंदरगाह पर पहुंचे वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू उनको इस रूप में देखकर एक पल के लिए पहचान ना सके। भारत के लोगों को शायद मेरी असफलताओं के बारे में पता नहीं है। आपको मेरी सफलताओं के ही समाचार मिले हैं, लेकिन अब मैं भारत में हूँ तो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मेरे दोष भी देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। अपनी तरफ से एक साधारण सेवक की तरह मैं मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित हूँ। 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में अलग अलग देशों के 9 करोड़ सिपाहियों की मौत हुई। युद्ध के परिणाम स्वरूप 1 करोड़ 30 लाख आम नागरिक मारे गए। ब्रिटेन ने युद्ध हम भारत के लोगों की शक्ति के परिचायक भारत के जांबाज सैनिकों के बल पर न केवल लड़ा बल्कि जीता भी। ब्रिटिश सेना के लिए 8 लाख भारतीय सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया, जिसमें से 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 से ज्यादा घायल हो गए। महात्मा गांधी ने भी इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए अभियान चलाया। युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन देने के भारतीय राजनेताओं के निर्णय से ब्रिटिश चिंतक भी चौंक गए। गोखले गांधी जी से मिलते हैं और भारत के लिए उनको आमंत्रित करते हैं कि अब आप आइए, भारत का नेतृत्व करिए और भारत की भी चिंता करिए। गांधी जी जब वापस आने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उनसे पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है तो वो प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस को बगैर संपर्क किए, कांग्रेस का बगैर मत जाने हुए उन्होंने अपना समर्थन प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार के लिए दिया। वो समर्थन सिर्फ सांकेतिक नहीं था, उस समर्थन के साथ साथ तमाम नौजवानों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया गया। और उस वक्त जो सोच थी वो ये थी कि भारत अभी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है,
इसलिए भारत को डोमिनियन स्टेटस के लिए गांधी जी ने भी अपना मत रखा। होम रूल लीग भी उसी तरीके से प्रयास कर रही थी, एनी बेसेंट भी उसी रूप में प्रयास। तो आप ये देखें कि तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थीं जिसके बारे में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने, गांधी जी ने, तिलक ने, सबने ये महसूस किया कि लड़ करके हासिल नहीं किया जा सकता है, परसुएशन से हासिल किया जा सकता है और इनका साथ दे करके हासिल किया जा सकता है। उस वक्त जो गांधी जी ने सोचा या कांग्रेस ने सोचा वो ये था कि हम होम रूल की डिमांड तो कर ही रहे हैं, अगर हम इनका साथ देते हैं तो ये आगे चल करके भारत को आज़ाद करने की तरफ या डोमिनियन स्टेटस देने की तरफ बढ़ेंगे। भारत की स्वाधीनता के लिए देश में काम कर रही तीनों धाराओं के नेताओं ने अलग अलग कारणों से भारत के युवाओं के ब्रिटिश सेना में भर्ती होने और युद्ध के मैदान में लड़ने का समर्थन और कुछ हद तक सहयोग भी किया। उदारवादियों को पूरी आशा थी कि ब्रिटेन के विजेता बनकर उभरने के बाद जीत की खुशी में महारानी विक्टोरिया का साम्राज्य भारतीयों को अधिकार से जीने की छूट देगा। तिलक के नेतृत्व वाले गर्म दल का मानना था कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में कोई ठोस कदम उठाएगा। वहीं क्रांतिकारियों की सोच थी कि ब्रिटेन के विश्व युद्ध में उलझने से क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को मजबूत करने और ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में मदद मिलेगी। लिखित रूप में नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारी बातें लिखित रूप में नहीं होती हैं। जो पर्दे के पीछे का संवाद होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और जिस तरह की परिस्थितियां थीं, इस तरह के उद्धरण तमाम इतिहासकारों की पुस्तकों में मिलता भी है। सुनथार लिंगम की पुस्तक में भी इस तरफ इशारा मिलता है, एन वैदेही की पुस्तक में इसका इशारा मिलता है कि इन सब को कहीं न कहीं यह संदेश देने का प्रयास हुआ था कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस की तरफ जरूर लेके जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित वो अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे। ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में एक उत्तरदायी शासन स्थापित करने में मदद करेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 1919 में ही ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। 1919 में ही भारत अधिनियम आता है और उसमें ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करते हैं और इसमें वो लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी सीमित मताधिकार भी देते हैं। लेकिन जितनी उम्मीदें होम रूल आंदोलन के तहत लगाई गई थी, उतनी उम्मीदें ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पूरी नहीं हुई। निसंदेह सीमित मताधिकार के माध्यम से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया, लेकिन सत्ता का केंद्र जो था वह ब्रिटिश सरकार के ही हाथ में था। नाम मात्र की चुनावी प्रक्रिया उन्होंने वहां पर शुरू की थी। अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रवर्तनों यानी एनफोर्समेंट्स को भारत के तब तक के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा बताया और इसे एक युग का अंत और एक नवीन युग का प्रारंभ माना। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग इसी घोषणा में किया गया। अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम 1919 को खासा महिमा मंडित किया और इस अधिनियम के बिंदुओं को प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं के द्वारा किए गए सहयोग का प्रतिफल यानी रिटर्न गिफ्ट बताया। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों को भारत सरकार अधिनियम 1919 बाल गंगाधर तिलक
और एनी बेसेंट के नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही छेड़ दिए गए होम रूल आंदोलन की वजह से लागू करना पड़ा। अंग्रेजों को इसलिए वापस लेना पड़ा कि परिस्थितियां ऐसी बन रही थीं कि हमारे यहाँ जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो भी जड़ें जमा रहा था। सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में उत्तर भारत में विशेष करके जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन है, स्वतंत्रता सेनानी जो कहीं न कहीं पर आक्रामकता से राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए उद्यत थे, वो भी बहुत तेजी से संगठित हो रहे थे। एनी बेसेंट ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवील के पहले एडिशन में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य साफ तौर पर स्पष्ट भी किया। इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर में ही इंडियंस को उनका खुद का शासन देकर इंडियंस को सेटिस्फाई कर दे तो इंडियंस और अधिक कंसंट्रेशन से अंग्रेजों की वर्ल्ड वॉर में सहायता करेंगे। These are my strong opinions कि एक पराधीन भारत, subjugated इंडिया, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उतना हार्मफुल नहीं हो सकता जितना कि इंडिपेंडेंट इंडिया हो सकता है। होम रूल से हमारा मतलब ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों और नगर पालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं, राष्ट्रीय संसद के रूप में स्वशासन स्टैब्लिश करना है। इस राष्ट्रीय संसद को स्वशासित उपनिवेशों की सभाओं के समान ही अधिकार देने होंगे। जब ब्रिटिश साम्राज्य की संसद में राज्यों के प्रतिनिधि लिए जाएं, तो भारत का प्रतिनिधि भी उस संसद में पहुंचे। ऐसा होना बहुत जरूरी है। Yes, the representative of India should also reach that parliament. होम रूल लीग का जो आंदोलन था, जितना मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए था उतना मजबूती से नहीं बढ़ रहा था। इधर अंग्रेजी सरकार को यानी अंग्रेज़ों को, इंग्लैंड को प्रथम विश्व युद्ध में सफलता मिल गई, तो उनका सोचने का तरीका भी बदला और इस नाते उन्होंने रॉलेट एक्ट ले आए। रॉलेट एक्ट का जितना प्रखर विरोध हुआ, उस विरोध के चलते उन्होंने कुछ संभावनाएं दिखाने का प्रयास किया, जो कि हमें भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में मिलता है। पहले विश्व युद्ध में कितने लाखों भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया। आज हम उनको सराहते हैं कि उन्होंने कई जगह जाके युद्ध करके जीता, और अगर आखिर तक भी यही इतिहास है, आप देखिए ब्रिटिश आखिर में जल्दी जल्दी क्यों भाग गए। हमें लगता है कि अच्छा गांधी जी ने सत्याग्रह किया वगैरह वगैरह, वो सब है, अपनी जगह है, पर उनको डर सबसे ज्यादा बैठ गया जब मुंबई के शोर पे नेवल म्यूटनी हुआ, और ब्रिटिश एक नेवल पावर थे और वो एक मैरीटाइम पावर थे। तो जब नेवल म्यूटनी हुआ और उनके जहाजों पे लोगों ने बगावत कर दी, तो उनको लगा अगर ये जहाज भी हम नहीं कंट्रोल कर पाए तो भारत तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। एक तरफ होम रूल आंदोलन परवान चढ़ रहा था, ऐसे में अफ्रीका से स्वदेश लौटे गांधी जी देश को समझने का प्रयास कर रहे थे और नई शुरुआत का अवसर खोज रहे थे। भारत को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए स्वाधीनता संग्राम में जन भागीदारी आवश्यक है।
और जन भागीदारी के लिए जन को जानना आवश्यक है। कमरे में बैठ के करके जन को नहीं जाना जा सकता। उसके लिए देश भ्रमण करना होगा। अपनी यात्रा के माध्यम से भारत और हम भारत के लोगों की परिस्थिति और शक्ति को जानने के दौरान गांधी जी बिहार की धरती के चंपारण पहुंच गए, जहां उन्होंने नील की खेती का विरोध कर भारत में अपने जन आंदोलनों की नींव रखी। मैं चंपारण की धरती पर आया था, यहाँ के लोगों का हाल जानने। यहाँ आकर मुझे पता लगा कि अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती करवाते हैं। नील की खेती करने की वजह से यहाँ के किसानों की भूमि बंजर हो रही है और मोटा लगान लगने की वजह से किसानों की कमर टूट गई है। गांधी जी ने लोगों को जोड़कर स्वतंत्रता की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। ब्रिटिशर्स को भले ही गांधी जी की मांगें बेचैन करती थीं, लेकिन अहिंसक आंदोलन का उनका तरीका रास आ रहा था। चंपारण सत्याग्रह में जिस तरह से गांधी जी ने पूरे उत्तर भारत में एक माहौल बना दिया था ब्रिटिश सरकार की या उनकी ज्यादती के खिलाफ, वो उनके सामने था। खेड़ा के सत्याग्रह में, अहमदाबाद के सत्याग्रह में, ये वो सत्याग्रह हैं जो छोटे छोटे विषयों पर हो रहे थे। गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। असहयोग आंदोलन से पहले के आंदोलन हैं ये। और जिस तरह से जनमानस गांधी जी के साथ जुड़ रहा था, तो कहीं न कहीं पर ब्रिटिश सरकार चिंतित थी, अगर इसने राष्ट्रव्यापी स्वरूप ले लिया तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इस नाते उन्होंने अपने कुछ कदम पीछे खींचे और कुछ सहूलियतें देने का प्रयास किया। वो अलग बात है कि आगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। बहरहाल पहले विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी हम भारत के लोग की शक्ति को जानने, जुड़ने और स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने में कामयाब हो गए। चंपारण में हम भारत के लोग की शक्ति को जगाने में कामयाब होने के बाद अब वो मोहनदास करमचंद गांधी के साथ साथ देश भर में गांधी जी के नाम से मशहूर हो गए। होम रूल आंदोलन के चलते तिलक का कद भी स्वाधीनता सेनानियों में और बड़ा हो गया। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। भारतीय राजनेताओं को तुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आनन फानन में भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित कर दिया। ब्रिटिश शासन के अनुसार अधिनियम का उद्देश्य केंद्र में 2 सदन रूपी विधायिका यानी कि बी कैमरल लेजिस्लेचर की स्थापना करना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था इंट्रोड्यूस करना, प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली यानी कि ड्यूअल गवर्नेंस सिस्टम की शुरुआत करना, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन करना, सीमित मात्रा में ही सही महिलाओं को मत देने का अधिकार देना, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग करना और सबसे महत्वपूर्ण हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था लागू करना था। विशेष बात यह कि 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए ही अलग निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 में सिख और क्रिश्चियन के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था लागू कर दी गई। कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के विरोध में एक विशेष अधिवेशन बुलाया और अधिनियम को निराशाजनक बताकर प्रभावी स्वशासन की मांग की।
महात्मा गांधी ने इन सुधारों को भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा भारत को परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया का अंग बताया। ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा न करने से हम भारत के लोग की तीन मुखी धारा उदारवादी, गर्मदल और क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता पाने की कोशिशों को फिर से तेज कर दिया। उदारवादी और गर्मदल के नेताओं में मतभेद समाप्त होने लगे और वो स्वाधीनता के लिए हम भारत के लोग के विचार के आधार पर आंदोलन करने लगे और ये आंदोलन देशव्यापी स्वरूप लेते हुए व्यापक से विशाल होने लगे। अंग्रेजों को फिर से 1857 का स्वाधीनता आंदोलन याद आने लगा। इस बार उनकी चिंता इस बात को लेकर थी कि कहीं प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक आंदोलनकारियों के साथ मिलकर उनके ही विरुद्ध हथियार न उठा लें। आंदोलनरत भारतीय नेताओं पर नकेल कसने के लिए और ब्रिटिश सेना के लिए प्रथम युद्ध में जांबाजी दिखाने वाले प्रशिक्षित भारतीय फौजियों के किसी भी संभावित विद्रोह से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार रोलेट एक्ट ले आई। 1857 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। 1857 के समय सल्तनत और रजवाड़े दोनों जीवित थे। उनकी अपनी निजी सेनाएं भी थीं, उनका अपना नेतृत्व भी था। कहीं पर वो अंग्रेज़ों के साथ थे, कहीं पर वो फ्रेंच के साथ थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या उसके उपरांत 1857 जैसी परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। जितने रजवाड़े थे, जितने सल्तनत के सोच से, सब एक तरह से तिरोहित हो गए थे। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से पूरे भारत पर काबिज हो चुकी थी। जो प्रतिरोध उसको अन्य औपनिवेशिक ताकतों से मिलता था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। और आप ये देखेंगे कि कहीं पर भी इतिहास के किसी भी पन्ने में 1857 जैसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये एक संभावनाएं जरूर वो लोग सोच रहे होंगे, लेकिन उस रूप में समाज कहीं पर भी तैयार नहीं था कि वो 1857 की पुनरावृत्ति कर सके। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में विरोध आरंभ हो गया। मदन मोहन मालवीय ने इसके प्रतिवाद में केंद्रीय व्यवस्थापिका की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे दिया। इस काले कानून के विरुद्ध देश भर में हम भारत के लोगों की शक्ति जागृत होने लगी है। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग,
सत्य सनातन के रखवाले, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।